हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह। हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभावों को लेकर। आज हम इस यूनिट के लास्ट सेशन में हैं। यूनिट 1 की आज हमारी लास्ट क्लास होगी। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बीच में इंपॉर्टेंट थे वहाँ डिस्कशन नहीं किए गए हैं या जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको दोबारा डिस्कस करने की आवश्यकता है, ऐसे कुछ पॉइंट्स आज हम चर्चा करेंगे जो यूनिट 1 में शुरू से लेकर लास्ट तक सभी जगह से जिनका रिलेशन है। सेपरेट कोई टॉपिक नहीं है उनका, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं या जिनके एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट हमारा है बालक के विकास में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका। क्योंकि पूरा जो यूनिट 1 हमने डिस्कशन किया दोस्तों, यूनिट 1 में बालक के विकास को लेकर जितने भी आयाम हमने समझे हैं, विभिन्न तथ्य सिद्धांत हमने समझे हैं, जितनी भी चीज़ें हमने जानी हैं, उन सबको यहाँ देने के पीछे पर्पस क्या है कि एक शिक्षक के रूप में हम सारी चीज़ों को समझें और जब बालक के साथ काम कर रहे हों तो जो हमने इस यूनिट के माध्यम से जाना है, सीखा है, उसको हम व्यवहार में अप्लाई करें और बालक के विकास में हमारा जो रोल बनता है उसको ठीक से प्ले कर पाएं। तो एक शिक्षक के रूप में बालक के विकास के दौरान क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो शिक्षक को स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के दौरान ध्यान रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको लेके हमारा पहला टॉपिक है बाल विकास में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका। विद्यालय और शिक्षक दोनों एक ही साथ काम करने वाली इकाइयां हैं। विद्यालय समाज में एक आधुनिक या औपचारिक केंद्र है जो बच्चों को एक भावी नागरिक बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है, और इन अनुकूल परिस्थितियों को बनाने में सबसे बड़ा रोल होता है शिक्षक का। दो तरह के संसाधन स्कूल्स में होते हैं दोस्तों, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन गौण होते हैं, मानवीय संसाधन प्रमुख होते हैं। मानवीय संसाधन अगर बहुत रिच हैं तो वो बालक के विकास के सभी आयामों को, पहलुओं को समझकर उसके लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कर देते हैं और बालक हंसते हंसते, खेलते खेलते सीख जाता है, व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। यही अगर मानवीय पक्ष या मानवीय संसाधन कमजोर हैं, वो चीज़ों को नहीं समझते हैं, और भौतिक संसाधन कितने ही रिच हैं, कितनी बढ़िया बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वहाँ जो शिक्षक हैं वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते हैं, तो वह विद्यालय बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हितकारी नहीं होगा, उपयोगी नहीं होगा। क्योंकि बच्चे को स्कूल्स में मानवीय संसाधनों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, प्राथमिक मानवीय संसाधनों की होती है, क्योंकि अनुकूल वातावरण एक शिक्षक और वहाँ का मानवीय संसाधन ही बच्चे के लिए बनाता है। भौतिक तो एक सपोर्ट है, सहयोग के रूप में है, जिसको मिलाकर ज्यादा अच्छे से स्थितियों का निर्माण किया जा सकता है। तो मानवीय संसाधन के रूप में विद्यालय में शिक्षक की बहुत अहम भूमिका होती है साथियों। एक शिक्षक और विद्यालय बालक के विकास में क्या कर सकते हैं, उसको लेकर पहला पॉइंट है बालक का सामाजिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास वहां पर किया जा सकता है दोस्तों। देखिए, सामाजिक विकास का मतलब हो गया कि सामाजिक विकास का मतलब हो गया कि बालक जिस समाज में रह रहा है उस समाज की क्या परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, रीतियां, नीतियां हैं, और बालक किस तरीके से अपना व्यवहार बनाए कि समाज में उसको उचित स्थान मिले। तो यह चीज बालक को सिखाने वाला कौन है? यह चीजें बालक को सिखाने वाला शिक्षक होता है, विद्यालय का परिवेश और वहां की स्थितियां होती है दोस्तों। तो हम बालक को एक समुचित सामाजिक प्राणी बनाएं। अगर वह परिवार में रहता है तो परिवार में उसकी भूमिका का उसको आभास हो, दोस्तों में रहता है तो वहां उसकी भूमिका का उसको आभास हो, स्कूल में शिक्षार्थी के रूप में या फिर इस राष्ट्र में नागरिक के रूप में कोई बालक बड़ा हो रहा है तो उसको अपने सामाजिक रोल का, सामाजिक भूमिका का एहसास हो और उसे वह गुणवत्तापूर्ण निभा सके। इस तरह की क्षमताएं, कुशलताएं बालक में कौन बनाएगा? शिक्षक और विद्यालय बनाएगा, जिसे हम कहेंगे बालक का सामाजिक विकास। मानसिक विकास, मानसिक शक्तियां और क्षमताएं बालक में जन्मजात होती हैं, लेकिन इन शक्तियों और क्षमताओं को विकसित करने का काम विद्यालय का होता है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि और मानसिक क्षमताएं ऐसी होती हैं जिनके साथ जितने चैलेंज दिए जाते हैं, जितनी एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, जितने अभ्यास करवाए जाते हैं, जितने अनुभव के मौके इस मस्तिष्क को दिए जाते हैं, उतना ही मानसिक विकास होता है। अगर एक मस्तिष्क को कुछ भी चैलेंजिंग या नया करने के लिए नहीं मिलता है
तो कितनी ही क्षमताएं अच्छी हों फिर भी वह क्षमताएं प्रैक्टिकली काम में नहीं आने वाली, व्यवहार में उनका रिजल्ट या उनका फायदा नहीं मिलने वाला है। तो बालक में जो मानसिक क्षमताएं होती हैं उनको विकसित करने का काम किसको होता है दोस्तों? विद्यालय और परिवेश का होता है। विभिन्न विषयों के माध्यम से, जब गणित वाला शिक्षक आएगा तो गणित विषय पढ़ा रहा है तो बालक की तर्क शक्ति का विकास हो रहा है, बालक में संश्लेषण विश्लेषण बन रहा है, बालक में अमूर्त संकल्पनाएं बन रही हैं, बालक के मस्तिष्क में गणितीकरण हो रहा है, लॉजिक बालक में डेवलप हो रहे हैं। जब हिंदी और इंग्लिश का व्यक्ति पढ़ा रहा है तो बालक में लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है। जब सामाजिक विषय पढ़ाई जा रही हैं तो बालक में सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो मानसिक क्षमताएं बालक में हैं उनको विभिन्न आयामों में विषयों के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से विकसित करने का काम किसका होता है? शिक्षक और विद्यालय का होता है। अगला है संवेगात्मक विकास। हमने पीछे पढ़ा था इमोशनल डेवलपमेंट। तो हम सब में सारे के सारे संवेग मूल प्रवृत्तियों से बनते हैं और मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, लेकिन शिक्षक और विद्यालय को पता होता है कि बालक में बनने वाले संवेगों में कौन सा नकारात्मक और कौन सा सकारात्मक है। तो शिक्षक और विद्यालय सकारात्मक संवेगों को पोषण देके, उपयुक्त परिस्थितियां देके उनको तो विकसित करें, आगे बढ़ाएं, और नकारात्मक संवेगों को कहीं ना कहीं रिग्रेट करने के मौके दें या फिर संशोधित करके उनको समाज में मान्यता दिलवाने की कोशिश करें। इस तरह की स्थितियों पे भी काम कौन करेगा दोस्तों? शिक्षक और विद्यालय। तो बालक के तीनों आयाम कौन कौन से आयाम? सामाजिक आयाम, मानसिक आयाम और संवेगात्मक आयाम से जुड़े हुए विकास को करने का काम किसका है? शिक्षक और विद्यालयों का होता है। अगला पॉइंट है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति। कौन सी पद्धति? खेल पद्धति, लर्निंग बाय प्लेइंग, मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। हमने पीछे पढ़ा था, आप याद कीजिए, हम जब बाल्यावस्था पढ़ रहे थे तो बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था पढ़ी थी। पूर्व बाल्यावस्था जो है वो खिलौनों की आयु थी, उत्तर बाल्यावस्था खेलों की आयु थी। पूर्व बाल्यावस्था में बालक स्कूल में आता है, शुरुआती स्कूल के दिन होते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में उच्च प्राथमिक और प्राथमिक वर्ग में बच्चा होता है। तो स्कूल में जो प्रारंभिक सीखने सिखाने की गतिविधियां हैं वो अगर खेलों से जुड़ी हुई होती हैं तो बालक उसमें रुचि लेता है। क्यों रुचि लेता है? क्योंकि अभी उसकी आयु ही खेल और खिलौनों की है। जब खिलौनों और खेलों की आयु वाला बालक खेलों के माध्यम से, खिलौनों के माध्यम से कुछ चीज सीखेगा तो वो उसकी प्रकृति के अनुसार, उसमें उस समय चल रही मानसिक संरचना के अनुसार होगी, और बालक को जो भी नई चीज आपको सिखानी है बड़े आराम से हंसते हंसते वह सीख लेगा। इसके विपरीत अगर खिलौनों की और खेलों की आयु के समय आप किशोर के जैसे उसको रटाना शुरू कर दोगे, सिखाना शुरू कर दोगे, सिद्धांतों में डाल दोगे, तो बच्चा रिलेट नहीं कर पाएगा और उसका बौद्धिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए बिंदु होता है कि प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को खेल पद्धति के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। ऐसा करने से उनमें विकास होगा, बौद्धिक क्षमताएं बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा और सही मायने में सीखना ही कहलाएगा। और यह ऐसा करने के लिए कौन बोलता है? ऐसा करने के लिए मनोविज्ञान बोलता है। मनोविज्ञान में बनाए गए सिद्धांतों के द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को गतिविधियों के द्वारा, खेलों के द्वारा, बिना भय के, बिना डर के आसान आसान चीजों को बनाते हुए सिखाना चाहिए। अगला पॉइंट है सर, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए स्वयं द्वारा किया गया अनुभव बेहतर होता है। फिर से वही बात है, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव बेहतर होता है। देखिए, एक बालक को आप पेड़ के भागों के बारे में सिखा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ अ ट्री के बारे में बता रहे हैं। आपने बोर्ड पे चित्र बनाया पेड़ का और कहा कि ये पेड़ का तना है, ये पत्ती है, ये फूल है, ये जड़ें हैं। 10 चीज़ों के नाम लिखवा दिए और उनसे कहा कॉपी में उतारो, कल याद करके आना, मैं सुनूंगा। बच्चा घर पे गया, जो कॉपी में लिखा था उसको उसने याद किया रात भर मेहनत करके, और सेकेंड डे आपको सारा का सारा सही से सुना दिया। अगले दिन आपने एक टेस्ट लिया, उसमें 10 के नाम लिखवाए, बच्चे ने पूरे 10 के नाम लिख दिए और बच्चे के बहुत अच्छे अंक आ गए। आपने कहा वेरी गुड, ए ग्रेड का बच्चा है, सबसे होशियार बच्चा है। लेकिन मुझे बताओ सर, इस प्रक्रिया में कहीं भी बालक को स्वयं के अनुभव प्राप्त हुए क्या? जी नहीं, स्वयं के अनुभव प्राप्त नहीं हुए। आपने जो कंटेंट बोर्ड में लिखवाया था उसको बच्चे ने कॉपी में लिखा, याद कर लिया, रट लिया और उपलब्धि हासिल कर ली, अंक प्राप्त कर लिए, ग्रेड प्राप्त कर ली, लेकिन खुद को उसका अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। मनोविज्ञान कहता है कि शुरुआती कक्षाओं में यह तरीका
ज्यादा ठीक नहीं है। इसके बजाय कौन सा तरीका ज्यादा बढ़िया है? ज्यादा बढ़िया तरीका यह है कि जब बच्चे को आप पेट के पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं तो बोर्ड पे चित्र बनाने की बजाय बाहर पेड़ के पास लेके जाओ, पेड़ के पास ले जाकर कहो बेटा ये पेड़ है, देखो ये पेड़ का तना है, ये इसकी पत्ती है, ये फूल है, और छोटा पौधा है उसको उखाड़ के बताओ देखो ये इसकी जड़ें हैं। अब यहां पर बच्चा स्वयं पेड़ के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, आप केवल सहायक की भूमिका निभा रहे हैं। अब बच्चा खुद पेड़ को देख रहा है, तने को देख रहा है, पत्ती को देख रहा है, तो स्वयं करके सीख रहा है और यह अनुभव बच्चे में स्वयं में बन रहे हैं, स्वयं के द्वारा उसमें अनुभवों का निर्माण किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है। इसीलिए रॉट पद्धति रटंत विद्या पर बल देने के बजाय बच्चों को खुद के द्वारा सीखने के मौके प्राथमिक कक्षाओं में दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विकास में प्रक्रिया, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल देना चाहिए। देखिए मैंने लगातार कई बार कहा है कि बालक के विकास में जो भी बदलाव आते हैं, जो भी परिवर्तन आते हैं, ये सारे के सारे परिवर्तन बदलाव उन्नति की ओर होते हैं, विकासात्मक होते हैं, सीक्वेंशियल होते हैं और एक प्रक्रिया के रूप में होते हैं। अचानक बालक में कोई बदलाव नहीं आता, चाहे वो उसका मानसिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, ये सब के सब प्रक्रिया के रूप में होते हैं। तो बच्चों को सिखाने के दौरान लर्निंग को एक प्रोसेस के रूप में घटित किया जाना चाहिए, लर्निंग की प्रक्रिया को एक प्रक्रिया के रूप में बनाना चाहिए, रटंत रूप में नहीं, अकस्मात बनाने को लेकर नहीं, तुरंत अचानक सिखाने को लेकर नहीं, एक प्रोसेस के रूप में लिया जाना चाहिए, प्रक्रिया के रूप में लिया जाना चाहिए। उसके अतिरिक्त यह जो प्रक्रिया है यह वातावरण के साथ जोड़ते हुए अनुभव को महत्व दिया जाना चाहिए कि बच्चे में स्वयं के अनुभव बने, क्योंकि सीखना अभ्यास और अनुभव का परिणाम होता है। आगे हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि जो अनुभव बच्चा सीखने के दौरान स्वयं प्राप्त करता है यह अनुभव उसके अपने होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, और जब यह अनुभव उसके संज्ञान में बन जाते हैं तो आगे के जीवन में ऐसी ही कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान इस पहले से बने हुए अनुभव के आधार पर बालक कर पाता है। इसलिए बच्चों को सिखाने के दौरान प्रक्रिया पर बल देना चाहिए, वातावरण पर बल देना चाहिए और अनुभव को बनाने के ऊपर बल देना चाहिए। इनकी भूमिका को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है सर विकास का संबंध परिपक्वता से होता है। ये तो पीछे भी हमने डिस्कशन किया था कि विकास का मतलब ही परिपक्वता है। हर क्षेत्र में और अच्छा होना, मजबूत होना, मैच्योरिटी आना क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। बिना परिपक्वता के विकास नहीं संभव होता है, अगर है भी सही तो वो टेम्परेरी होता है। बालक को जिस आयु में जो चीजें सीखनी चाहिए उसको उस आयु में वही चीजें सिखाई जाएं तो यहां परिपक्वता के साथ सीखने का विकास साथ में है और ज्यादा बढ़िया से हो पाएगा। बालक को जो चीज जिस आयु में सीखनी है उससे पहले ही उसको वो चीज सिखाने की कोशिश की जाए तो यहां पर परिपक्वता इस सिखाने की प्रक्रिया में सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि बालक अभी उस लायक हुआ ही नहीं है। इसलिए परिपक्वता के साथ सिखाने की प्रक्रिया को अगर किया जाता है तो यह विकास में परिपक्वता एक सहयोग के रूप में काम करेगी। सर एक और पॉइंट है हरलोक के अनुसार। हरलोक क्या कहते हैं? विकास सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। पीछे एक सिद्धांत पढ़ा था हमने कि डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जीवन प्रारंभ करने से मृत्यु पर्यंत तक या फिर परिपक्वता तक विकास लगातार चलता रहता है और यह धीमे धीमे होता है, प्रक्रिया के रूप में होता है, सने सने होता है। अकस्मात कोई परिवर्तन विकास के दौरान बालक में नहीं होते हैं। हरलोक ऐसा कहते हैं। सर विकास में वृद्धि से तात्पर्य है बालक के शरीर के आकार, उसके मस्तिष्क से बनने वाली सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि होने से मतलब है। विकास का मतलब हमारे डेवलपमेंट के दौरान बदलने वाला, परिवर्तन होने वाला या उन्नति की ओर जाने वाला वह हिस्सा जिससे सीधा नापा तोला नहीं जा सकता है, जो हमारे कार्य क्षमताओं में होता है और व्यवहार में होता है। उसके साथ साथ जिसे हम आसानी से नाप तोल सकते हैं वह हमारा क्या होता है? अभिवृद्धि वाला पक्ष होता है। तो आकार में बदलाव होना, मानसिक विकास के दौरान सोच में बदलाव आना, अंडरस्टैंडिंग की क्षमता बढ़ना, नई नई चीजों को समझ पाना, कौशलों में वृद्धि होना, यह सब क्या है? विकास होने को दर्शाता है या फिर विकास में वृद्धि को दर्शाता है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है तथा प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ईच एंड एवरी लर्नर हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिक विभिन्नताएं होती हैं और ये व्यक्तिक विभिन्नताएं उसके वंश क्रम से उसमें आ जाती हैं दोस्तों, उसके परिवार में मिलने वाले वातावरण से आ जाती हैं। तो एक बच्चा दूसरे जैसा नहीं होगा, दूसरा तीसरे जैसा नहीं होगा, तीसरा चौथे जैसा नहीं होगा। आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, उसके जैसा कोई नहीं है, वो अपने आप में यूनिक है, विशिष्ट है, स्पेशल है। स्पेशल से मैं पॉजिटिव मायने बोल रहा हूं मैं, स्पेशल। तो यहां पर यूनिक है, स्पेशल है, विशिष्ट है और हर बच्चे को सिखाया जा सकता, हर बच्चा सीख सकता है। जन्म से कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसके साथ ये हो कि नहीं साहब अमुक बालक तो जीवन में कभी सीख ही नहीं सकता है, ऐसा किसी बच्चे के साथ में नहीं होता है। हाँ, फर्क ये है फ्रेंड्स कि हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग अलग होता है। कोई बच्चा किस तरीके से सीखता है, कोई बच्चा किस तरीके से सीखता है। तो शिक्षक होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि हर बालक विशिष्ट होता है और हर बालक सीख सकता है, हर बालक को सिखाया जा सकता है, हर शिक्षक सिखा सकता है। अगला पॉइंट है सर हमारा, कोई बच्चा सीखकर नवीन व्यवहार को खोजता है। क्योंकि नवीन व्यवहार कब आएगा बच्चे में, जब वो उससे संबंधित चीजों को सीखेगा। तो सीखने के बाद ही नवीन व्यवहार को खोजेगा, अगर सीखेगा नहीं तो नवीन व्यवहार भी वह नहीं खोज पाएगा। अगला पॉइंट है सर हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म संप्रत्यय। देखो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा जो किसी भी चीज को लेके बन जाती है, स्थिति को लेके बन जाती है। स्वयं के बारे में बनी हुई अवधारणा को हम कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। स्वयं के बारे में अवधारणा का मतलब क्या, हम अपनी रुचियों, जिज्ञासाओं, बोलने की क्षमता, लिखने की क्षमता, पसंद नापसंद, लक्ष्य, उद्देश्य, इन सारी चीजों को लेके जो अवधारणा बनाते हैं वह अवधारणा कहलाती है हमारी खुद की अवधारणा। इसे कहते हैं मनोविज्ञान में सेल्फ कॉन्सेप्ट। क्या शामिल करेंगे उसमें, सेल्फ कॉन्सेप्ट के दौरान मानसिक विकास में विचारों, भावनाओं तथा अभिवृत्तियों का संयुक्त रूप से जो व्यक्ति स्वयं के बारे में सोचता है उसे सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जा सकता है। क्या क्या शामिल करेंगे इसमें, बालक के स्वयं के विचार, उसकी भावनाएं, इमोशंस, उसके एप्टीट्यूड, अभिवृत्तियां, एटीट्यूड, अभिवृत्तियां, इन सबको संयुक्त रूप से जब अपने बारे में बालक जानता है तो उसे कहते हैं उसका आत्मसंप्रत्यय। बालक कहे कि मेरे विचार ऐसे हैं, मेरी भावनाएं इस तरह की हैं, मेरा नजरिया, मेरी अभिवृत्ति इस तरह की है, तो वो जो कर रहा है मैं, मेरे विचार, मेरी भावना, मेरा नजरिया, मेरी रुचि, मेरी इच्छा, मेरे ड्रीम, मेरे सपने, ये सब उसका खुद के बारे में कॉन्सेप्ट है। इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। पीछे मैंने बताया था जब बालक छोटा होता है तो उसका आत्म संप्रत्यय नहीं होता है, थोड़ा बड़ा होता है तो बनने लगता है। जब बालक पूर्व किशोरावस्था में आ जाता है तो उसका आत्म संप्रत्यय जो होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है, वो अनिश्चित होता है, बदलता हुआ होता है। लेकिन यही बालक जब किशोर हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, तो उसका आत्म संप्रत्यय मजबूत हो जाता है और स्थिर हो जाता है। इसे कहते हैं आत्म संप्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट। व्याख्याता में पूरा टॉपिक है, आगे कभी व्याख्याता पढ़ेंगे तो मैं डिटेल से बताऊंगा आपको। एक और टर्म है हमारे सामने, है मनोभौतिक साइकोफिजिक। देखो सर, साइकोफिजिक मनोभौतिक दो शब्दों से मिलकर बना है। एक पहला वर्ड है मन, दूसरा है भौतिक फिजिक। तो मन और शरीर दोनों को मिला के मनोभौतिक कहा जाता है, साइकोफिजिक कहा जाता है। बालक के मन तथा शरीर के विकास को मनोभौतिक एकता कहा जाता है। जब दोनों साथ में विकसित हो रही है तो मनोभौतिक एकता कहेंगे। इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, जब बालक की मानसिक क्षमताओं का विकास हो रहा है, संवेगात्मक क्षमताओं का विकास हो रहा है, सामाजिक और नैतिक क्षमताओं का विकास हो रहा है, तो ये तीनों चारों पक्ष कौन से हैं, ये मन से जुड़े हुए पक्ष, आंतरिक पक्ष हैं। जब ये विकास हो रहा है तो क्या केवल यही विकास होता है, शरीर का विकास नहीं होता? शरीर में भी तो वृद्धि हो रही है, शरीर भी बड़ा हो रहा है, मैच्योर्ड हो रहा है, मजबूत हो रहा है, चौड़ाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, दोनों साथ में चलते हैं। इसलिए क्या कह देंगे हम, मन और शरीर दोनों का साथ में विकास होना। इसके लिए टर्म इस्तेमाल किया गया है मनोभौतिक साइकोफिजिक। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। अनुगामी का मतलब होता है फॉलोवर, पीछा करने वाला। और किसका पीछा करता है, एक श्रृंखला का, सीरीज का पीछा करता है। और ये सीरीज कैसी है, व्यवस्थित है। देखो कैसे, जब छोटा बालक चलना शुरू करता है तो चलना शुरू करने में सबसे पहले एक निश्चित व्यवस्थित अनुक्रम होता है, एक सिस्टम होता है, उसको फॉलो करता है। देखो कैसे, बालक सबसे पहले गर्दन को मूवमेंट देगा, फिर पूरी बॉडी को मूवमेंट देगा, फिर वो
अपने स्थान से दूसरे स्थान पर रेंग कर जाना शुरू करेगा। फिर वह बैठना सीखेगा। बैठना सीखने के बाद सहारे से घुटनों के बल चलना शुरू करेगा। फिर खड़ा होना सीखेगा। फिर सहारे से चलना सीखेगा और आगे चल के वह स्वतंत्र रूप से चलना शुरू कर देगा। तो ये एक सीरीज है, एक सीक्वेंस, एक क्रम है और ये व्यवस्थित है। ऐसा नहीं है कि बालक घुटनों के बल चलने से पहले सीधा ही चलना शुरू कर दे, ऐसा कोई बालक नहीं होता। हर बालक पहले घुटनों के बल पे चलेगा, फिर स्वयं स्वतंत्र रूप से चलना शुरू करेगा। ये मैंने आपको चलने के विकास को लेकर समझाया। ऐसे आप भाषा के विकास को लेकर जान लीजिए, किसी भी पक्ष को लेकर जान लीजिए। हर पक्ष में जो बालक का विकास होता है वह एक पूर्व निर्धारित व्यवस्थित क्रम में होता है और उस क्रम को फॉलो करता है। यह क्रम प्रत्येक बालक में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक मानव में वहीं से बना हुआ है जब से इस दुनिया में जीव की या मानव की उत्पत्ति हुई है। हर बालक का विकास इसी मैनर में होता है। उसे कहा जाता है व्यवस्थित श्रृंखला, जिसका विकास के दौरान एक बालक फॉलो करता है, उसका अनुगामी होता है। विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। खुशी का मतलब हैप्पीनेस, जहां बालक के व्यवहार में खुशी की मात्रा ज्यादा हो, बहुत ज्यादा खुश रहता हो, दुखी और परेशान नहीं रहता हो। तो विकास का मतलब हो गया जीवन प्रारंभ करने से लेकर परिपक्वता तक। इस दौरान खुशी के काल अलग अलग होते हैं। कैसे? जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वय संधि अवस्था सबसे अधिक दुख का काल कहलाता है। पीछे जब बाल विकास को हम पढ़ रहे थे, बाल विकास की अवस्थाओं को हम सीख रहे थे, तो वहां मैंने डिस्कशन किया था कि बचपन अवस्था है जहां बालक मर्जी का मालिक होता है और स्वेच्छा से संवेगों का प्रदर्शन करता है, इसलिए इस काल को हमने खुशी का काल भी कहा था। और यह शुरुआती पहला साल होता है दोस्तों, 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक हमने इसको माना था। इसलिए कहते हैं कि जीवन का प्रथम वर्ष जो होता है यह बालक का सर्वाधिक खुशी का काल होता है। यहां बालक मर्जी का मालिक होता है, जो इच्छा वो करता है। थोड़ा सा रोने की आवश्यकता है, तुरंत उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगती है, इसलिए खुशी का काल कहते हैं। दुख का काल पूरे जीवन में किसको कहते हैं? ये सबसे दुख का काल होता है वय संधि अवस्था। देखो वय संधि में क्या था, हमने पीछे पढ़ा था कि वय संधि अवस्था में ओवरलैपिंग होती है। पुराने जो गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, उन पर नए गुण और लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। किशोर किशोरियों में शारीरिक बदलाव होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, संवेगों में बदलाव होते हैं। तो शारीरिक परिवर्तनों के कारण, लैंगिक अंगों के परिपक्वता की ओर जाने के कारण, विभिन्न हार्मोन्स में होने वाले बदलावों के कारण बालक बहुत ज्यादा परेशान रहता है। ऐसे ही संवेगात्मक उथल पुथल भी बालक में बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इस वय संधि अवस्था को सर्वाधिक दुख का काल, कठिनाई का काल या परेशानियों का काल भी कहा जाता है। दोस्तों, दुख और कठिनाई का मतलब यह है कि ऐसा प्रिंसिपल जो हर बालक के साथ, हर बालिका के साथ लागू होता है। तो प्रत्येक बालक दुनिया का जब छोटे से बड़ा होगा तो उसका शुरुआती 1 साल जो है वो बहुत खुशी का होगा, वहां कोई उसको परेशानी या इस तरह की चीजें नहीं होंगी। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य बात कर रहे हैं। ऐसे ही वही बालक आगे चलकर जब वय संधि अवस्था में आ जाएगा तो वहां पर जाकर उसमें होने वाले शारीरिक और संवेगात्मक बदलावों के चलते उसको परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए सुख और दुख का काल जो है विकास की अवस्था के दौरान इन दोनों वर्षों को माना गया है। आगे चलें। गामक विकास से तात्पर्य मांसपेशियों के विकास तथा पैरों के उचित उपयोग से है। यह सिद्धांत शक्ति और गति पर आधारित होता है। गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट पीछे मैंने पढ़ा था, मतलब बालक जब चलना शुरू करता है, बालक के शरीर में जो गति बनती है, मोशन बनता है, उसे कहा जाता है गामक विकास। गति का विकास होना, फिजिकल गति का विकास होना। इसके पीछे क्या चीजें होती हैं? मांसपेशियों का विकास। देखो हमारा जो मसल्स होते हैं, पूरा सिस्टम होता है मांसपेशियों का। संपूर्ण शरीर का 40 से लेकर 45% वजन मांसपेशियों का होता है, पीछे पढ़ा था हमने। तो मांसपेशियों का विकास होगा तो शरीर में मजबूती बनेगी, दृढ़ता बनेगी, कोऑर्डिनेशन बनेगा और इस कोऑर्डिनेशन के कारण बालक चल पाता है, गामक विकास होता है। उसके अतिरिक्त पैरों का उचित उपयोग, क्योंकि चलना किससे है? पैरों से चलना है, तो पैरों का उचित उपयोग भी गामक विकास के साथ जुड़ा हुआ है और यह शक्ति और गति के सिद्धांत पर आधारित है। शक्ति तो किसमें आ रही है? शक्ति आ रही है शरीर में, मांसपेशियों में, और गति किसकी बन रही है? पैरों के द्वारा गति बन रही है, बॉडी पर बैलेंस बन रहा है। तो शक्ति और गति साथ में चलती है। एक बालक बड़ा हो रहा है लेकिन उसको गति करने के मौके नहीं दिए जाए, पूरी तरह पैरों को बांध के रखा जाए, और यही बालक जब 25 साल का हो जाएगा तब तक भी चलना नहीं सीख पाएगा। तो चलना सीखेगा, उसमें गामक विकास होगा, इसके लिए गति होना आवश्यक है। विभिन्न गतियों के माध्यम से पैरों का बैलेंस बनाता है।
एक बालक जो 25 साल का हो गया लेकिन उसमें शक्ति ही नहीं है, शरीर में शक्ति का ही विकास नहीं हो पा रहा है, तो कितनी भी गति करो वह चल नहीं पाएगा। तो शक्ति और गति का विकास दोनों जुड़े होते हैं किसके साथ? बालक के गामक विकास के साथ, बालक के मोटर डेवलपमेंट के साथ। अगला पॉइंट है सर, परिपक्वता से आशय क्षमताओं के विकास से है। क्षमताओं का मतलब शारीरिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताएं, सभी आयाम में बनने वाली एबिलिटीज जो होती हैं, क्षमताएं होती हैं, उनको उच्चता की ओर जाना, उनमें और ज्यादा पहले की तुलना में मजबूती आना, बेटरमेंट आना कहलाता है परिपक्वता, मैच्योरिटी। आगे सर अगला पॉइंट हमारा संचय अवस्था। बालक के छोटे से बड़े होने के दौरान जो उसमें परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं, जिन्हें हमने विकास कहा था, ये अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित होते हैं। इसको लेकर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार बालक के विकास की अवस्थाओं को नाम दिए हैं। उनमें से एक नाम है संचय अवस्था। संचय अवस्था जन्म से 3 वर्ष की अवस्था को माना जाता है, जिसमें विकास तीव्र गति से होता है। देखो, संचय का मतलब ही एक्विजिशन होता है, इकट्ठा करना होता है। यहां पर बालक तेजी से शरीर का विकास करता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, तो फटाफट बड़ा होने लगता है, फटाफट वह लंबा चौड़ा मोटा होने लगता है। तो यह संचय हो रहा है, शरीर में वजन जो था वो बढ़ रहा है, यह संचय हो रहा है, नया नया एक्विजिशन हो रहा है, लंबाई जो है उसमें संचय हो रहा है वो तेजी के साथ। इसीलिए इस अवस्था को संचय अवस्था कहा जाता है, जन्म से लेके 3 वर्ष तक। एक और नाम है परिपाक अवस्था, 3 से लेके 6 वर्ष की अवस्था। गति पहले की अपेक्षा मंद हो जाती है। यहां पर क्या होता है, देखो, संचय में तो फटाफट बढ़ रहा है, लेकिन जो ही ये 3 वर्ष का होता है, अगले 3 साल फिर से क्या होता है, यह पहले की गति धीमी हो जाती है, और इस दौरान शरीर में जो वृद्धि हो रही है वह वृद्धि कम हो जाती है तुलनात्मक पहले के। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहां पर वृद्धि तो कम हो गई, लेकिन अब जो उसमें है उसमें मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है। तो क्योंकि परिपक्वता आती है इसलिए इस अवस्था को परिपाक अवस्था कहा जाता है, मतलब मजबूती आने की अवस्था, परिपक्वता आने की अवस्था, पकने की अवस्था या मैच्योरिटी आने की अवस्था। इसीलिए शुरू में जो है पहले 3 साल, जन्म से लेकर 3 साल बहुत तेजी के साथ में विकास हो रहा है, इसलिए संचय अवस्था। 3 से लेकर 6 साल क्योंकि यहां मैच्योरिटी आ रही, इसलिए परिपाक अवस्था। एक और अवस्था को लेकर नाम है परवर्ती बाल्यावस्था। ये परवर्ती बाल्यावस्था जो है रोस के क्लासिफिकेशन की अवस्था में से एक है। रोस ने बाल विकास की अवस्थाओं को बांटा है, उनमें से 6 से लेकर 11 वर्ष की जो अवस्था है उसको रोस ने कहा है परवर्ती बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था रोस के वर्गीकरण के अनुसार, तो बाल्यावस्था को पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में कहते हैं। तो जो पहले वाली थी वो पूर्ववर्ती बाल्यावस्था, उसके बाद वाली जो है वो कहलाती है परवर्ती बाल्यावस्था। परवर्ती का मतलब बाद वाली, पीछे वाली, पूर्व और पर। तो परवर्ती बाल्यावस्था 6 से लेकर 11 वर्ष रोस के अनुसार बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को कहा गया है। अगला पॉइंट है सर, मानसिक विकास के पक्ष में निरीक्षण है, चिंतन है, ध्यान है, स्मरण है, और भी कई सारे बिंदु हैं। पीछे हमने जब पढ़ा था मानसिक विकास तब मैंने आपको समझाया था। निर्मितवाद स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक होता है। एक इंपॉर्टेंट है निर्मितवाद, कंस्ट्रक्शनिज्म या कंस्ट्रक्शन स्कूल जो होता है, आगे पढ़ेंगे हम, पूरी थ्योरी है यूनिट 2 में जहां मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो जो निर्मितवादी होते हैं, निर्मितवादी विचारधारा जो है, कंस्ट्रक्शन स्कूल जो होता है, उनका कहना यह होता है कि बालक को सिखाने के दौरान सारी चीजें भूमिका निभाती हैं। उसमें स्कूल भी है, टीचर भी है, पाठ्यक्रम भी है, बालक भी है, और वहां उपलब्ध स्थितियां भी हैं, लेकिन इन सब में सबसे मुख्य भूमिका में होता है बालक। इसीलिए इन्होंने बालक को क्या कहा है कि सारी परिस्थितियां बाद में हैं, बालक इनके केंद्र में है। ये बालक हैं, इस बालक को डेवलप करने के लिए शिक्षक हैं, इसी को डेवलप करने के लिए विद्यालय है, इसी को डेवलप करने के लिए पाठ्यक्रम है, इसी को डेवलप करने के लिए संपूर्ण एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, इसी को डेवलप करने के लिए पिता और माता इसको स्कूल भेज रहे हैं, इसी को डेवलप करने के लिए खुद स्कूल में आया है। तो इन सारी चीजों के बीच में, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के बीच में मुख्य भूमिका में कौन है दोस्तों? यहां मुख्य भूमिका में हमारा बालक। इसीलिए बालक को इन्होंने मुख्य भूमिका में रखा है, और इसीलिए इन विचारधारा के आधार पर वर्तमान में जो पूरा प्रोसेस है उसको कहा जाता है चाइल्ड सेंटर्ड। क्या कहा जाता है? चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी।
या बाल केंद्रित शिक्षण के तरीके, बाल केंद्रित शिक्षण विधाएं, जहां बालक को मुख्य भूमिका में रखा जाता है और उसके हिसाब से सारी गतिविधियों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा मानते हैं निर्मितवादी स्कूल। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे क्या है ये। अगला पॉइंट है सर, विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादक हेविंगहर्स्ट ने किया था। हेविंगहर्स्ट एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने विकासात्मक सिद्धांत दिया है बालक के विकास के दौरान। एक और समूह है मनोवैज्ञानिकों का, जिसमें से एक है वर्दीमर, कोहलर, इनका साथी कोफका भी है, और टोलमेन जो इसी विचारधारा को समर्थन करते हैं। इन सबों ने मिलकर क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है आगे हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में। आगे चलते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं के मैककिनन ने जो है बालकों पर अध्ययन किए और अध्ययन करने के बाद बालकों के कुछ वर्ग निर्धारित किए। उन वर्ग में से एक वर्ग है बालकों को लेकर जिसे कहा जाता है अनुरूपता वर्ग। एक दूसरा वर्ग है जिसे कहा जाता है प्रत्याहार वर्ग। देखो, अनुरूपता वर्ग को सबसे समझते हैं। अनुरूपता का मतलब होता है अनुरूप, किसी भी स्थिति के अनुरूप। तो ऐसे बालक जो किसी भी नवीन परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप का सामंजस्य बना लेते हैं नवीन परिस्थिति के अनुसार, ऐसे वर्ग को के मैककिनन ने अनुरूपता वर्ग से संबंधित माना है, अनुरूपता वर्ग में शामिल माना है। दूसरा वर्ग है प्रत्याहारा वर्ग। तो ऐसे बालक जो दूसरों के सामने बोलने से झिझकते हैं या विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं, उन्हें इन महोदय ने कहा है प्रत्याहारा वर्ग। ये दोनों ही क्वेश्चन आरपीएससी 2013 की व्याख्याता भर्ती में राजस्थानी वाले पेपर में, जो पेपर सेकंड होता है, वहां पर पूछे गए थे। आगे चलते हैं। स्टैनली हॉल ने 1904 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अडोलसेंस। पीछे जब मैं आपको बाल विकास पढ़ा रहा था वहां भी मैंने इस बुक की चर्चा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। स्टैनली हॉल को हम बाल विकास और बाल मनोविज्ञान के पिता भी कहते हैं। स्टैनली हॉल ने अडोलसेंस बुक में किशोर के बारे में काफी कुछ लिखा है और यह बुक मनोविज्ञान में या बाल विकास की दुनिया में एक नींव का पत्थर है, इसलिए इसको हमने यहां पर पुनः डिस्कस किया है। स्टैनली हॉल को किशोर मनोविज्ञान वह बाल मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। 4 से 8 माह के बालक में आंख हाथ संबंध का विकास हो जाता है। आंख हाथ संबंध का मतलब हो गया हाथ का पूरा मूवमेंट बालक करने लगता है और आंख में किसी भी चीज के आने पे पलकों को झपकना, देखना, आगे पीछे, दाएं बाएं, आंख को घुमाना, करना, समझना, सारी परिस्थितियों को, इसमें कोऑर्डिनेशन बन जाता है। किस आयु तक? 4 से लेके 8 माह के बालक में यह शारीरिक क्षमता बन जाती है। 8 से लेके 9 वर्ष में दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियों को पूर्ण विकसित हो जाती हैं। देखो, दृष्टि का मतलब देखना, श्रवण यानी सुनना। तो आंखों में जितनी क्षमता देखने की होती है वह क्षमता 8-9 वर्ष तक आ चुकी होती है। ऐसे ही बालक अधिकतम जितना डेसिबल सुन सकता है उतना सुनने की क्षमता बालक में 8-9 वर्ष में बालक में आ चुकी होती है। अगर हम आंखों की बात करें तो आंखें अनंत तक देखती हैं। हम इसलिए सूर्य और चंद्रमा को देख पाते हैं, अनंत तक देखने की क्षमता होती है। सुनने की क्षमता की बात करें तो यहाँ लिमिटेड डेसिबल्स में होता है, उससे ज्यादा अगर हम ध्वनि की तीव्रता को सुनते हैं तो कान फट जाते हैं, कान की क्षमताएं नहीं होती हैं। तो आंखों में जितना दूर तक देखने की क्षमता होती है, जितना दूर तक वह देख पाती हैं, या फिर कानों में जितना सुनने की क्षमता होती है, ये क्षमता बालक में 8-9 वर्ष तक आ चुकी होती है, दोनों ही ज्ञानेंद्रियों को लेकर। आगे चलते हैं सर। अब तक हमने बाल विकास को लेकर कुछ मेन टॉपिक्स, मेन पॉइंट्स को डिस्कशन किया। इसके साथ हमने ये भी जाना कि एक शिक्षक के रूप में विद्यालय में रहते हुए या फिर विद्यालय और शिक्षक दोनों की कम्युनिटी क्या भूमिका होती है बालक के विकास में। अब इसी से जुड़े हुए एक अगले बिंदु पे बात करेंगे जो बालक को ही लेकर है, लेकिन कौन सा बालक? किशोर बालक को लेकर है। किशोर बालक के बारे में शिक्षक और विद्यालय के क्या दायित्व होते हैं, शिक्षक और विद्यालयों को किशोर के बारे में क्या जानना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, उसके लिए किस तरह की गतिविधियां उनको बनानी चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। किशोरावस्था में शिक्षक की भूमिका। किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु पाठ्येतर कार्यक्रमों को रोचक रूप से आयोजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पाठ्येतर कार्यक्रम, पाठ्येतर, देखो यहां पाठ्य यानी जो पढ़ाए जाते हैं, अतर यानी पढ़ाए जाने के अतिरिक्त, पाठ्येतर सह शैक्षिक गतिविधियां, को करिकुलर एक्टिविटीज। स्कूल्स में किताबों को पढ़ाने के अतिरिक्त विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।
तो उन सारी गतिविधियों कहते हैं सहशैक्षिक शिक्षा के साथ साथ की जाने वाली गतिविधियां। क्योंकि किशोर बहुत ज्यादा संवेगात्मक उथल फुथल वाले होते हैं, संवेगों का प्रवाह उसमें बहुत ज्यादा होता रहता है, संवेगों को लेकर बहुत वह परेशानी के दौर से गुजर रहा होता है। तो ऐसी स्थितियों में जब हम को करिकुलर एक्टिविटीज का आयोजन करेंगे, पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन करेंगे, किशोर उनमें हिस्सा लेंगे, उनका पार्ट बनेंगे, तो उससे क्या होगा, किशोर उन गतिविधियों में डाइवर्ट होगा। किशोर में अपने आप को सिद्ध करने की, प्रूव करने की चाह होती है, तो उन गतिविधियों के माध्यम से अपने आप को वह प्रूव कर पाएगा। किशोर चाहता है कि समाज, स्कूल, टीचर्स मेरी बातों को सुने, मेरे विचारों को माने, मेरी तरफ उनका अट्रैक्शन हो। इन गतिविधियों में अगर वह पार्टिसिपेट करेगा तो यह भी उसकी इच्छाएं पूरी हो पाएगी। तो किशोर अवस्था के दौरान, या फिर यूं कहें जब आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी के बच्चों के साथ आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जो अन्य गतिविधियां होती हैं उनका आयोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन दोस्तों सामान्यतः प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं कि परीक्षा में ये सीधे जुड़ी हुई नहीं होती हैं, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मेरिट में, नौकरी में, कंपटीशन एग्जाम में सीधा इनसे वास्ता नहीं होता है। इसीलिए हम व्यवहारिक रूप से इन गतिविधियों को इग्नोर कर देते हैं या फिर गौण मान लेते हैं। कई सरकार के बहुत ज़्यादा ही आदेश हैं या फिर इस तरह की स्थितियां हैं कि नहीं, मनाना जरूरी है, गतिविधि कराना जरूरी है, तो हम स्कूल्स में ऑर्गेनाइज करवाते हैं, अदरवाइज सामान्यतः इनको ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेकिन ये स्थितियां परंपरागत हैं, ये स्थितियां अब तक स्कूल में चल रहे परिपाटी को लेकर हैं। लेकिन दोस्तों अब जो स्कूल्स हैं, जिन स्कूल्स में आप जाके पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, अब स्कूल की स्थितियां, स्कूल की गतिविधियां और आप जैसे महान शिक्षक जो आप बनने वाले हैं, आप मनोविज्ञान को जानते हैं, साइकोलॉजी को जानते हैं, आपको पता है किशोर क्या सोचता है, किशोर में किन चीज़ों की चाहत होती है, किशोर के संवेग कैसे होते हैं। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि स्कूल्स में जब आप बच्चों के साथ काम कर रहे हो तो सीखने सिखाने के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, किशोर के व्यक्तित्व का समुचित विकास हो पाएगा, किशोर को कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए वो किशोर को मिल पाएगा। तो हम शिक्षक और विद्यालय के साथ होने के नाते यह हमारा एक नैतिक नहीं कहूंगा, आवश्यक दायित्व है जिसको पूरा करना ही चाहिए। अगला पॉइंट है सर, व्यक्तिगत मार्गनिर्देशन, समस्या का हल, विद्यार्थियों के विभिन्न पक्षों से संबंधित पहलुओं का एकत्रीकरण। ये किसके काम है, शिक्षक के काम है। शिक्षक को क्या करना चाहिए, किशोरों के साथ व्यक्तिगत निर्देशन देना चाहिए, व्यक्तिगत मार्ग निर्देशित बनना चाहिए। इंडिविजुअल गाइडेंस, देखो सर निर्देशन और गाइडेंस से बड़ा फर्क होता है। यहां पर इसका अर्थ गाइडेंस से है, क्योंकि किशोर द्वंद्व में होता है। पीछे पढ़ा था अपन ने सामाजिक विकास, तो हमने वहां क्या पढ़ा था, किशोर में द्वंद्व होता है, अपनी पहचान भूमिका को लेकर द्वंद्व चल रहा होता है। किशोर अपने आप को चाहता है कि मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं, मैं इस तरह का हूं, लेकिन उस तरह का जब उसको समाज से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उसमें बन जाता है, अपनी भूमिका को लेकर द्वंद्व चलता रहता है। तो उस दौरान शिक्षक के रूप में आप उसको इंडिविजुअल काउंसिल कीजिए। प्रत्येक किशोर के साथ जहां भी लगता है कि बात करने की आवश्यकता है, व्यक्तिगत बैठिए, उसके साथ चर्चा कीजिए, उसको गाइडेंस दीजिए, कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ उसमें मानसिक परेशानी है। इन सारी चीज़ों को लेकर शिक्षक चर्चा करेगा तो वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा व्यक्तिगत मार्गनिर्देशन। व्यक्तिगत मार्गदर्शन का मतलब केवल पढ़ाई या किताबी गतिविधियां ही नहीं है, किताबी कंटेंट ही नहीं है। व्यक्तिगत का मतलब बालक का खुद का, जो स्कूल के अतिरिक्त भी हो सकता है, परिवार वाला हो सकता है, दोस्तों वाला मैटर हो सकता है, विचारों वाला मैटर हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कोई इश्यू हो सकता है, जो भी हो, लेकिन एक शिक्षक को उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। ऐसी चीज को हम कहेंगे व्यक्तिगत निर्देशन। समस्या का हल, जो भी समस्या उसका हल हमें करना चाहिए, क्योंकि समस्या का हल नहीं करेंगे तो यह समस्या धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेगी और वह आगे चल के बालक किसी गलत गतिविधि की ओर चला जाएगा। किशोरावस्था में कई बालक आत्महत्याएं कर लेते हैं, आपराधिक काम कर लेते हैं, ऐसे काम कर बैठते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समय पर उनकी काउंसिल नहीं हो पाई, व्यक्तिगत मार्ग निर्देशन उनको नहीं मिला, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। विद्यार्थियों के विभिन्न पक्षों से संबंधित पहलुओं का एकत्रीकरण। विभिन्न पक्षों का मतलब हो गया कि
जो किशोर आपके पास में है उस किशोर के जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियां, विभिन्न घटनाएं, विभिन्न जानकारियां आपके पास में हो। क्यों जरूरी है? क्योंकि इन सब चीजों का आपको पता होगा तो आप ठीक तरीके से उसको गाइडेंस दे पाएंगे, ठीक तरीके से काउंसलिंग कर पाएंगे उसकी। बालक की संगत किन दोस्तों के साथ में है, बालक के परिवार की स्थिति क्या है, बालक के साथ में कौन सी समस्याएं हैं, कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, किस तरह के बदलाव बालक के शरीर में आ रहे हैं, सीखने में कौन सा विषय मुश्किल है, कौन से शिक्षक के साथ उसको एलर्जी है, कौन सी चीज उसको स्कूल में परेशानी पैदा कर रही है, कौन सी चीज है जो समाज में, परिवार में कहीं बड़ी बाधा उसके सामने खड़ी है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं बालक के व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न पहलू, विभिन्न चीजें जिनके बारे में शिक्षक को पता होना चाहिए, उनकी जानकारी हमें एकत्रित करनी चाहिए। क्यों? ऐसा करने से हम उसका ठीक तरीके से काउंसलिंग कर पाएंगे, गाइडेंस कर पाएंगे। और ये सब हमने कर लिया तो समझो हमने एक व्यक्तित्व का निर्माण कर दिया। दोस्तों, शिक्षक होने के नाते स्कूल में केवल किताबें पढ़ा देना, परीक्षा में अच्छे अंक दिला देना, कुछ निश्चित शैक्षिक कुशलताएं बच्चों में बना देना ही पर्याप्त नहीं है। ये तो कोई भी कर सकता है। सही मायने में शिक्षक वो हैं जो बालक का सर्वांगीण विकास करे, बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करे। और बालक के व्यक्तित्व का निर्माण कब होगा दोस्तों? जब ऐसे अनछुए पहलू जो उसके परिवार के द्वारा जिनका समाधान और निराकरण नहीं हो पा रहा है, जो उसके दोस्तों के द्वारा जो सोल्व नहीं हो पा रही हैं, जो चीजें उसके मस्तिष्क में चल रही हैं, एक शिक्षक होने के नाते अगर हम कंधे पे हाथ रख के उनकी इन सारी बातों को शेयर करेंगे, समझेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे, तो मुझे लगता है एक किशोर के लिए इससे बड़ी मदद इस अवस्था में कोई भी नहीं हो सकती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इससे बड़ी मदद इस अवस्था में उस किशोर के लिए कोई भी नहीं हो सकती है। तो अपनी भूमिका को तय कीजिए और किशोरों के साथ हाउ टू हैंडल द अडोलसेंस, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आगे चलते हैं। किशोरों में सामाजिक विकास पर एक पॉइंट छूट गया है, इसको रिपीट करते हैं। किशोरों में तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता का विकास करना। देखो, समस्याओं के समाधान करने के कई तरीके होते हैं। समस्या को लेकर मैं एग्जाम को लेकर समझ, परीक्षा को पास करना, परीक्षा में अच्छे अंक लाना एक समस्या है बच्चों के लिए। अब इसका समाधान कैसे हो सकता है? जो कंटेंट किताबों में है उसको पासबुक के माध्यम से रट ले हुए 15, 20, 40 बार रट्टा मार के लिख लिख के अभ्यास करके उसमें दक्षता हासिल कर लें और अच्छे अंक लेकर आए तो क्या हो गया? समस्या का समाधान हो गया। लेकिन यह समस्या का समाधान करने की जो योग्यता है, यह समस्या का समाधान तर्क के द्वारा नहीं हुआ। किसके द्वारा हो गया? रटने के द्वारा। रटने के द्वारा समस्या का समाधान हुआ। इससे उस समस्या का टेम्परेरी समाधान तो हो गया, लेकिन ऐसी ही समस्या अगर भविष्य में बालक के सामने आती है तो वहां वह फेल हो जाएगा, उस समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। ज्यादा बढ़िया क्या है? ज्यादा बढ़िया यह है कि बालक में उस समस्या को लेकर तर्क के साथ, लॉजिक के साथ इस तरह की योग्यता विकसित कर दी जाए कि अब उस समस्या के अतिरिक्त उसके बाद में ऐसी जीवन में कोई भी समस्या आती है तो वह अपने तर्क और लॉजिक का इस्तेमाल करके अपनी समस्या का समाधान कर लें। यही सही मायने में व्यक्तित्व का विकास होता है दोस्तों। केवल किताबों को पढ़ा देना, अंक दिला देना, यहां तक एक शिक्षक का काम पूरा नहीं होता है। अगला पॉइंट है, किशोरों में सामाजिक विकास पर आवश्यकताओं, असुरक्षा एवं अभिवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किशोर में सामाजिक विकास पर सोशल डेवलपमेंट, किसका सोशल डेवलपमेंट? किशोर का सोशल डेवलपमेंट। किन किन चीजों का उसके सामाजिक विकास के साथ में रोल होता है? देखो, सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है आप समझिए। सामाजिक विकास का मतलब हो गया एक बालक जिस भूमिका में है उस भूमिका में अपना बेस्ट परफॉर्म करे। वह अगर माता पिता के सामने है तो अच्छे बेटे के रूप में, बहन के साथ है तो अच्छे भाई के रूप में, भाई के साथ है तो अच्छे भाई के रूप में, स्कूल में है तो अच्छे शिष्य के रूप में, दोस्तों के बीच में तो अच्छे दोस्त के रूप में अगर वो बन जाता है, उसका व्यवहार ऐसा है तो हम सही मायने में कहेंगे बालक का सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या क्या चीजें रोल प्ले करती हैं, उसमें से एक चीज है बालक की आवश्यकताएं। तो शिक्षक होने के नाते हमें बालक की आवश्यकताओं का पता होना चाहिए और उन आवश्यकताओं को पूरा करने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? बालक में समुचित रूप से सामाजिक विकास होगा। दूसरी चीज असुरक्षा। असुरक्षा देखो किसी भी रूप में हो सकती है। परीक्षा में पास होने को लेकर असुरक्षा, अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा, टीचर्स से सम्मान मिलने को लेकर असुरक्षा, माता पिता में बहन भाइयों के बीच जब तुलना की जाती है
और एक अपने भाई को जब अपनी बहन से ज्यादा अच्छा माना जाता है, जगह जगह उसको ज्यादा बढ़िया या ऊंचे लेवल पर दिखाया जाता है, इस बहन को छोटा या नीचा दिखाया जाता है, तो वहां भी यह बच्ची असुरक्षा महसूस करने लगती हैं। असुरक्षा का मतलब यहां चोर डाकुओं से सुरक्षा नहीं है, यहां असुरक्षा का मतलब मानसिक रूप से सिक्योर फील करना। बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के साथ। हमारा छोटा बच्चा जो स्कूल में एक शिष्य के रूप में हमारे साथ है, या परिवार में छोटे बहन भाई या स्वयं के बच्चे के रूप में है, उसको सुरक्षा महसूस होनी चाहिए। एक मेले में छोटा बच्चा है, पापा की अंगुली पकड़ के चल रहा है, अंगुली उसके हाथ में है, बच्चा बिंदास देख रहा है दाएं बाएं, खूब मजे से गाने गाते हुए, बलून्स देखते हुए, झूले को देखते हुए, भीड़ को, बहुत खुश है, उल्लास है, आवाजें कर रहा है, मस्त नाच रहा कूद रहा है। लेकिन अचानक से तेज भीड़ आती है और बच्चे की अंगुली पिता के हाथ से पिता की अंगुली बच्चे के हाथ से छूट जाती है। और जो ही पिता की अंगुली छूटती है, बच्चा ढूंढता है पिता कहाँ है, अपने दाएं बाएं देखता, आगे पीछे देखता, उसको पिता दिखाई नहीं देता। तो यही बच्चा जो 2 पल पहले बहुत खुश था, प्रसन्न था, अब रोने लगता है, चीखने लगता है और कांपने लगता है, थर 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 कांपने लगता है कि मेरे पिता कहाँ गए, अब मेरा क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, और बहुत बहुत हाई लेवल पे प्रॉब्लम में आ जाता है। क्यों ऐसा इसलिए हुआ कि जब तक वह अपने पिता की अंगुली पकड़े हुए था, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन जो ही उसके हाथ से अपने पिता की अंगुली छूटी, अब वह अपने आप को सुरक्षित इस भीड़ में महसूस नहीं कर रहा है, तो रोने लगता है, डरने लगता है और कांपने लगता है। तभी दौड़ के उसके पापा भीड़ में से कहीं से ढूंढते ढूंढते आते हैं और जी उसको देखते हैं, वो उसके पापा के सीने से चिपक जाता है, रोने लगता है, एकदम चिपक जाता है, छोड़ता ही नहीं है, बहुत देर तक चिपकता रहता है। और अगले 5 मिनट बाद जब वो सामान्य होता है, तब जाके उसकी सांसों में सांसें आती हैं, तब जाके उसके आंसू बंद होते हैं। दोस्तों, क्या हुआ यहां पर? अभी कुछ समय पहले क्या था, अब क्या हो गया है? सुरक्षा, सिक्योरिटी। कौन सी सुरक्षा? मानसिक सुरक्षा। तो एक शिक्षक होने के नाते हम बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें, हम उनको ऐसा महसूस कराएं कि बेटा तुम हमारे साथ में हो, इसका मतलब तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी, मैं हूं ना। ये भावना अगर बच्चों में चली जाती है तो बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। कौन सा बच्चा? किशोर, क्योंकि किशोर ही अपने आप को अनसेफ और अनसिक्योर्ड महसूस करता है। छोटे बच्चों में तुलनात्मक ऐसा कम होता है। अगला बिंदु है अभिवृत्तियों का प्रभाव, एटीट्यूड। बालक में जो वृत्तियां होती है ना, ये वृत्तियां उसको बाहर के परिवेश से बनती हैं, एटीट्यूड बाहर से बनता है, जन्मजात नहीं होता। जन्मजात किसी भी बालक में कोई प्रवृत्तियां बन के नहीं आती हैं, सारी की सारी प्रवृत्तियां उसमें स्कूल में बनती हैं, समाज में बनती हैं, परिवेश में बनती हैं। तो अच्छी प्रवृत्तियां बने या फिर बुरी प्रवृत्तियां बने, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार होता है? काफी हद तक हम शिक्षक जिम्मेदार होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। पहला उसकी आवश्यकताएं, दूसरा उसकी सुरक्षा और तीसरा उसका अभिवृत्तियां। अगला पॉइंट है सर, किशोरों को उचित वातावरण प्रदान करना तथा परामर्श शिक्षण देना चाहिए। मैंने पीछे डिस्कस किया, क्योंकि किशोरों को अलग तरह का वातावरण चाहिए। किस तरह का वातावरण? जहां उन्हें संवेगात्मक संबलन प्रदान किया जाए, उनकी बातों को सुना जाए, उनको महत्व दिया जाए, उनके अंदर जो भी समस्या आ रही है उस समस्या के ऊपर सहयोगात्मक रवैया अपनाया जाए। इस तरह का उनको सहयोग चाहिए वातावरण से, और यह कौन देगा? शिक्षक देगा, स्कूल्स में देगा। परामर्श शिक्षण का मतलब उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए, उनके साथ बातचीत की जानी चाहिए, रटंत विद्या पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए, केवल अंक पद्धति पर आधारित प्रोसेस कक्षाओं में नहीं होना चाहिए। किशोरों में अंतःस्रावी ग्रंथियों से, पीछे डिस्कस किया था हमने इनलेट ग्लैंड्स का, रासायनिक संतुलन, अभिवृद्धि व स्वास्थ्य पर प्रभाव तथा मानसिक एवं भावात्मक नियंत्रण होता है। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन्स को स्रावित करती हैं, और इन हार्मोन्स से शरीर में विभिन्न परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों का संबंध किससे होता है? रासायनिक संतुलन। रासायनिक संतुलन का मतलब हो गया हमारी बॉडी में कई सारे केमिकल्स बनते हैं हार्मोन्स के माध्यम से, विभिन्न रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, इन सबको कोऑर्डिनेट कौन करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निर्मित होने वाले हार्मोन्स। अभिवृद्धि, बालक की लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, लैंगिक अंगों का विकसित होना, दाढ़ी मूछें आना, आवाज में बदलाव आना, इन सब का भी संबंध किससे होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का। स्वास्थ्य, हेल्थ के साथ भी सीधा संबंध होता है।
पर प्रभाव तथा मानसिक एवं भावात्मक नियंत्रण होता है। मानसिक का मतलब हो गया उसका मेंटल डेवलपमेंट, तो मेंटल डेवलपमेंट भी हार्मोन्स से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। पीयूष ग्रंथि जो होती हैं सारे ग्रंथियों को हेड होती हैं जो कंट्रोल करती हैं। भावात्मक इमोशंस मूल प्रवृत्तियां सब में होती हैं, लेकिन किस स्थिति पर किस तरह की मूल प्रवृत्ति हावी होकर संवेग बनाए, इन सब का भी रोल प्ले करता है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स। तो किशोरों के साथ हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इनका हार्मोन वाला बैलेंस तो है या नहीं है, कहीं कोई बालक हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। अगर इस तरह की स्थिति है तो हमें उनको एडवाइस करना चाहिए, पेरेंट्स को एडवाइस करना चाहिए ताकि संबंधित ट्रीटमेंट उनको मिल सके। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय शरीर तथा मन संबंधी होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हम जितनी भी चीजें उनको पढ़ाते हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है, हमारे सिलेबस और करिकुलम का हिस्सा है, लेकिन इसके अतिरिक्त जब हम कोई एग्जाम्पल देते हैं, कोई भी कॉमन डिस्कशन करते हैं, तो एग्जाम्पल देने के दौरान, कॉमन डिस्कशन करने के दौरान या कहीं भी चर्चा होती है उस चर्चा के दौरान शरीर के बारे में, शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में, शरीर की प्रकृति के बारे में चर्चा होना जरूरी होता है किशोरों के साथ। क्यों जरूरी होता है? मैंने रिसेंटली आपको बताया कि यहां शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं और इन शारीरिक बदलावों के कारण बालक परेशान होता है, दुखी रहता है, इसीलिए वही संधि अवस्था को दुख और कठिनाई का काल भी कहा जाता है। तो शरीर के बारे में बच्चों के साथ खुलकर चर्चा करनी चाहिए तथा मन का मतलब होता है हमारे मन में बनने वाले संवेग, हमारी मन की स्थितियां, दशाएं, सोच, विचार, ये सब, इन चीजों के बारे में बच्चों के साथ चर्चा होना जरूरी होता है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। अगला पॉइंट है सर, किशोरों के नैतिक विकास के लिए शिक्षक स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पीछे हमने मोरल डेवलपमेंट पढ़ा था तो वहां मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा छोटा है तो आप उसको पुरस्कार का लालच देकर या फिर डरा के धमका के कोई भी अच्छा नैतिक काम करवा सकते हैं, लेकिन जब यही बालक आगे चल के किशोर बन जाता है तो अब ये आपके भाषण देने से, आपके डराने धमकाने से या पुरस्कार के लालच में नैतिक व्यवहार नहीं करेगा। अब ये वही करेगा जो देखेगा। आगे हम पढ़ेंगे बांडुरा का ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। बांडुरा ने बहुत स्पष्ट किया है कि बालक जो होता है ना, समाज में जिन चीजों को देखता है उनको स्वीकार करता है, उनका कॉन्सेप्ट बनाता है और वही सीखने का मुख्य कारण होता है। अगर हम सही मायने में चाहते हैं कि किशोरों का सही व्यक्तित्व बने, किशोरों का सही विकास हो, तो हम खुद पहले नैतिक आचरण करें, हम खुद नैतिक व्यवहार करें। हमारे नैतिक व्यवहार को, नैतिक आचरण को, अच्छी वृत्तियों को देखकर किशोर खुद भी ऐसा करने लगेगा। उसको कभी भी भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, नियम सिद्धांतों में नैतिकता को लेकर बांधने की आवश्यकता नहीं है। व्यवहार में बताइए, आप खुद अच्छा आचरण कीजिए तो बालक स्वयं ही ये सब करने लगेगा। तो ये सब किसके लिए है सर? शिक्षकों के लिए है, टीचर्स के लिए है। आगे चलते हैं। किशोरों में जो विकास होते हैं उसको लेकर दो तरह की विचारधाराएं हैं, दो तरह के सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास के सिद्धांत को दिया है दोस्तों थॉर्नडाइक और होलिंगबर्थ ने। थॉर्नडाइक और होलिंगबर्थ कहते हैं कि किशोरावस्था के दौरान जो वृद्धि विकास होता है, जो परिवर्तन होते हैं, वो धीरे धीरे होते हैं, अचानक नहीं होते हैं। लेकिन इसी के सिमिलर, इसी अवस्था के लिए एक और सिद्धांत है जिसे कहते हैं त्वरित विकास का सिद्धांत। और यह त्वरित विकास का सिद्धांत 1904 में स्टैनली हॉल ने दिया है, 1904 में स्टैनली हॉल ने दिया है। और स्टैनली हॉल क्या कहते हैं कि बालक में जो परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं, अचानक होते हैं। तो देखो, एक ही आयु में दो तरह के सिद्धांत। एक सिद्धांत पहले वाला क्या कहता है कि जो बालक का विकास होता है, वृद्धि होती है, वो धीरे धीरे होती है, और दूसरा कहता है कि अचानक उसमें परिवर्तन आते हैं, अचानक उसमें बदलाव आते हैं। तो कौन सा सही, कौन सा सिद्धांत लागू होता है किशोर के साथ? बताओ, पहला, दूसरा या फिर दोनों? किशोर के विकास के साथ दोनों ही सिद्धांत लागू होते हैं। हम अगर कॉमन स्टैटिक्स की बात करें, कॉमन संरचनाओं की बात करें, कॉमन विकास के आयामों की बात करें, तो वो जैसे शुरू में हो रहे थे वैसे धीरे 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 लगातार होते रहते हैं। जैसे बालक का किशोरावस्था में सामाजिक विकास होता रहता है, बौद्धिक विकास होता रहता है, शारीरिक विकास होता रहता है। तो ये जो दूसरे पक्ष होते हैं ये धीरे धीरे चलते रहते जैसे पहले चल रहे थे। लेकिन कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो अकस्मात होते हैं, जैसे बालक में दाढ़ी मूंछों का आना,
बालक की आवाज में भारीपन आ जाना, बालिकाओं के ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना, उनकी आवाज में तीखापन या मधुरता आ जाना, शारीरिक रंग रूप में अचानक बदलाव आ जाना, ये सारे के सारे बदलाव ऐसे होते हैं जो अचानक से आते हैं। अचानक का मतलब बाकी सारे परिवर्तन तो धीरे धीरे आए, लेकिन और परिवर्तनों की तुलना में ये परिवर्तन अचानक आए हैं। तो बालक के जीवन प्रारंभ करने से लेकर संपूर्ण जीवन काल में इस तरह के परिवर्तन जो अचानक से हो जाते हैं वह केवल किशोरावस्था में ही होते हैं। इसलिए स्टैनली हॉल ने कहा कि इसमें कई परिवर्तन अकस्मात हो जाते हैं। जैसे बालिकाओं में जो मासिक धर्म शुरू होता है, यह परिवर्तन अचानक हो जाता है। एक पहली बार जब होता है अचानक एक ही रात में होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे चल के आगे ये कॉमन हो जाता है। ऐसे कई परिवर्तन जो शारीरिक बदलावों को लेकर होते हैं, हार्मोनल चेंजेस को लेकर होते हैं, संवेगों को लेकर होते हैं, ये अचानक होते हैं। इस आधार पर स्टैनली हॉल ने त्वरित विकास का सिद्धांत दिया है। तो दोनों ही सिद्धांत किशोरों के साथ में लागू होते हैं उनके डेवलपमेंट को लेकर। अगला पॉइंट है सर, किशोरों को वाद विवाद, तर्क व चर्चा के अवसर देने चाहिए। क्यों देने चाहिए साहब? बालकों को क्यों नहीं देने चाहिए? सभी को देने चाहिए, लेकिन किशोरों में इनका ज्यादा रोल होता है। क्यों होता है? वाद विवाद में क्या होता है सर? वाद विवाद में एक ही विषय पर दो पक्ष रखे जाते हैं, एक उसके पक्ष में बोल रहा है, एक विपक्ष में बोल रहा है। तो यहां पर बालक किशोर तुरंत सामने वाले का स्टेटमेंट सुनकर अपना स्टेटमेंट बनाता है उसके प्रत्युत्तर में। तो इससे तर्क वितर्क की क्षमता विकसित होती है। बालक में विश्लेषण के गुण आते हैं, हाजिर जवाबी आती हैं, और बालक के जो विचार होते हैं उनको अभिव्यक्त करने का एक मंच मिल जाता है। इसलिए वाद विवाद के माध्यम से बालक के विचार बाहर प्रकट होने लगते हैं। बालक की थॉट्स, जिसको कोई सुनने वाला नहीं था, जिसको इंपॉर्टेंस और मान्यता नहीं मिल रही थी, अब वो इस मंच के माध्यम से सबके सम्मुख आता है, उसको मान्यता मिलने लगती है, इंपॉर्टेंस मिलने लगता है। इसलिए वाद विवाद में बच्चों को शामिल करना चाहिए, चर्चाओं में शामिल करना चाहिए, तर्क वितर्क के उनको मौके देने चाहिए, क्योंकि ये सब होने से क्या होगा, किशोर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएगा, और अभिव्यक्त कर पाएगा तो उसमें उस समय जो मानसिक परेशानियां चल रही हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, उसके अनुकूल उसको वातावरण मिल पाएगा। इसीलिए स्कूल्स में सहशैक्षिक गतिविधियों को रखा जाता है, और ये सहशैक्षिक गतिविधियां हर स्कूल के लेवल्स के हिसाब से बदलती रहती हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षा में थोड़ा डिफरेंट होता है, उच्च प्राथमिक में थोड़ा डिफरेंट होता है, माध्यमिक में थोड़ा डिफरेंट, और उच्च माध्यमिक में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हमें जिस उम्र के बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं, उनसे संबंधित विषयों को लेकर, कंटेंट को लेकर वाद विवाद, तर्क वितर्क, चर्चा, इन सब चीजों का आयोजन लगातार करते रहना चाहिए। किशोरों के साथ काम करते समय प्रजातांत्रिक उपागम, डेमोक्रेटिव अप्रोच रखनी चाहिए, संग्रहित उपागम, आदर्श उपागम, इन सबको अपनाना चाहिए। देखो, प्रजातांत्रिक उपागम का मतलब क्या हो गया? जहां सबको बराबर का अधिकार होता है, सबको बराबर मत या सबकी बात को बराबर महत्व दिया जाता है। किशोर, क्योंकि कोई अपने आप को छोटा नहीं मानता, हर किशोर मानता है कि मेरे विचार, मेरी बात, मेरा निर्णय बिल्कुल सही है, और हर व्यक्ति इसको माने। तो हर किशोर के बालक को सुना जाए, उसको महत्व दिया जाए, यहां पक्षपात बिल्कुल भी नहीं हो, यह ध्यान रखने की आवश्यकता होती है किशोरों के साथ काम करने के दौरान। उसे कहते हैं प्रजातांत्रिक उपागम, डेमोक्रेटिव अप्रोच, जहां हर बालक को बराबर महत्व दिया जाए। प्रजातांत्रिक मूल्यों को, प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को कक्षों में या बालकों के साथ काम करने के दौरान अप्लाई किया जाए। संग्रहित उपागम का मतलब होता है जहां पर बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इंपॉर्टेंस दी जाए, बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर चीजों को बनाने की कोशिश की जाए। आदर्श उपागम का मतलब होता है कि इस तरह के तरीके हों, ऐसी अप्रोचेज हों जो समाज में मान्यता प्राप्त करती हों, और जिसे बालक अगर स्वीकार करता है, बालक में वह बनती है, तो आगे चल के एक आइडल सोसाइटी में वह अपना स्थान बनाए। तो शिक्षक जब बच्चों के साथ काम कर रहा है, किशोरों के साथ, तो इन उपागमों को अपने व्यवहार में, शिक्षण प्रक्रियाओं में, कक्षों में, सहशिक्षिक गतिविधियों में, या जहां कहीं भी उसका इन किशोरों के साथ वास्ता है, वहां इन उपागम को अपने गतिविधियों में लेकर आना चाहिए। अगला पॉइंट है सर, किशोरावस्था में बालकों का सहयोग करते समय उन्हें अभिप्रेरित करना चाहिए या उनको मोटिवेशन देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सही मायने, मैंने पहले भी कहा था, सही मायने में सफल शिक्षक वह है जो बालकों को मोटिवेट करता है, उनको मोटिवेशन देता है। मोटिवेशन देने से क्या होता है दोस्तों? उसमें खुद में मोटिवेशन बनता है, खुद किसी काम को करना शुरू कर देता है, या बहुत सिंपल सी बात है, उसमें ऑटोमेटिक प्रक्रिया होने लगती है। आप
क्या चाहते हैं कि बालक को रोज सिखाओ, रोज सिखाओ, रोज सिखाओ, लगातार लगे रहो मशीन की तरह, आप भी दुखी रहो वो भी दुखी रहे। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है, कुछ ऐसा तरीका अपनाओ जिससे बालक का सीखने का बटन चालू हो जाए, वह ऑटोमेटिक सीखना शुरू कर दे। क्या आसान है, बच्चा ऑटोमेटिक सीखे या आप उसको सिखाओ। मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया है सेकंड वाला, स्मार्ट वर्क। बालक अपने आप कब सीखेगा, ऑटोमेटिक मोड पर कब आएगा, जब हम उसको मोटिवेट करेंगे। हम मोटिवेट करते हैं बालक को लगातार लगातार, तो बालक हम जिस चीज के लिए मोटिवेट करते हैं उस ओर आकर्षित होता है, उसमें रुचि बनती है, उत्तेजना बनती है और वह वही काम करने लगता है। उसके अलावा मोटिवेशन को लेकर एक बात और ध्यान रखनी है, मोटिवेशन परमानेंट नहीं होता है। हमने किसी को मोटिवेट किया, वह एक्साइटेड हो गया, उस काम को करने लगा, लेकिन कुछ समय बाद मोटिवेशन का लेवल वापस धीरे 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 डाउन होने लगता है। जो ही हमें लगा हम फिर उसको मोटिवेट कर देते हैं, कुछ समय बाद फिर से लेवल उसका डाउन होने लगता है। इसका मतलब मोटिवेशन लगातार 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 चाहिए। लगातार मोटिवेशन मिलता रहेगा तो बालक उसी तरीके से उसी दिशा में आगे विकसित होता रहेगा जैसा आप चाहते हैं। आप मेरे साथ भी नोट करते होंगे कि जो कंटेंट हमारे सिलेबस का है वो तो मैं चर्चा करता ही हूं, लेकिन बार बार जहां कहीं भी मौका मिलता है मोटिवेशन बीच में साथ में आ जाता है। ये अप्रोच कहलाती है मोटिवेशनल अप्रोच, और सही मायने में शिक्षक के लिए यही अप्रोच काम करती है, क्योंकि आप किसी को सिखा नहीं सकते दोस्त, सीखता वह स्वयं ही है। आप तो खाली उसके सीखने में उसकी मदद करते हो, एक सहयोगकर्ता के रूप में भूमिका निभाते हो। आजकल मायने बदल गए टीचर्स के। टीचर्स नॉट टीचर्स इन दिस डेज, टीचर्स इज चेंज्ड इनटू फैसिलिटेटर। हम सहयोग करता है तो प्रेरणा बनाए लगातार। अगला पॉइंट है सर, किशोरावस्था में मानसिक एवं बौद्धिक विकास बहुत शीघ्रता से वह बहुत अधिक मात्रा में होता है। मानसिक विकास की बात करें तो 15-16 वर्ष की अवस्था में मस्तिष्क जो है वो पूर्णता प्राप्त कर लेता है। बुद्धि लगभग उत्तर किशोरावस्था में पूर्णता की ओर होती है, क्योंकि यह क्षमता उसमें बन जाती है, मस्तिष्क बन गया है, बुद्धि लगभग पूर्णता की ओर होती है, पूरी हो चुकी होती है। और उसमें अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो याद करो, अमूर्त चिंतन की अवस्था किशोरावस्था होती है, जहां पर बालक में चिंतन की उच्चता आ जाती है, अमूर्त चीजों को लेकर भी वह थिंकिंग करने लगता है। तो इस अवस्था में क्योंकि मानसिक और बौद्धिक विकास बहुत तेजी के साथ में होता है, उसकी अधिक मात्रा में होता है, इसलिए शिक्षक होने के नाते इस तरह की अनुकूल परिस्थितियां हम उसको उपलब्ध करवाएं जहां उसके बौद्धिक विकास को और तेजी के साथ करने के लिए और आगे सही दिशा में ले जाने के लिए अवसर मिले और बालक अपने मानसिक और बौद्धिक विकास को और ठीक तरीके से आगे डेवलप कर पाए। सर नेक्स्ट पॉइंट है, किशोरावस्था में व्यवहार एवं मनोवृत्तियों पर संगी साथियों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। किस पर? उसके बिहेवियर पर, और मनोवृत्तियां जो उसका एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, उस पर संगत का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए हमने पीछे भी पढ़ा था, ये पीयर एज कहलाती है, जहां पर पीयर लर्निंग होती है। पीयर एज का मतलब होता है कि यहां किशोर अपने समूह के लिए वफादार होता है, दोस्तों के लिए वफादार होता है, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। अगर दोस्तों ने कोई टास्क दिया, उस काम को करने के लिए वह अपने परिवार से झूठ बोल सकता है, टीचर से झूठ बोल सकता है, अपने सगे संबंधियों को झूठ बोल सकता है, लेकिन दोस्तों के साथ उस वफादारी को, उस काम को पूरी वफादारी के साथ में करेगा, जिसके चलते यहाँ कई किशोर आपराधिक गतिविधियों की ओर चले जाते हैं। कई ऐसे काम कर लेते हैं जिसके बारे में उसके परिवार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि यहाँ पर उसका नेचर ऐसा है। किशोर को अब हम यहाँ दोष दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम किशोर थे तब हम ऐसे ही विकसित हो रहे थे। हमारा बेटा, बहन, भाई या स्कूल का बच्चा अभी किशोर है, ये ऐसे ही विकसित होगा और अगली पीढ़ी में भी किशोर ऐसे ही विकसित होगा। ये उसका नेचर है, हम उसको नहीं बदल सकते हैं। तो उन्हें दोष देने के बजाय हमें पता होना चाहिए कि यह ऐसी आयु है भाई जब दोस्तों के साथ वफादार ज्यादा है हमारी तुलना में। तो हम ध्यान रखें किस तरह की संगत है, किन दोस्तों के साथ उठता है, बैठता है, बात करता है, कहां ज्यादा समय बिता रहा है। अगर ये इसके दोस्त, इसका पीयर ग्रुप अच्छा है तो बालक सही दिशा में जाएगा, यही बुरा है तो बालक गलत दिशा में चला जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर इसके व्यवहार और वृत्तियों पर सबसे ज्यादा किसका रोल होता है? सगे साथियों का, फ्रेंड्स का, बाहर से मिल रहे एटमॉस्फेयर का।
अगला पॉइंट है सर, किशोरों में अवसरों की प्रतिकूलता के कारण द्वंद्व उत्पन्न होता है। अवसरों की प्रतिकूलता का मतलब होता है कि किशोर जैसा चाहता है ऐसा करने के अवसर नहीं मिलना कहलाता है अवसरों की प्रतिकूलता। किशोर चाहता है ये लड़की मुझे पसंद है, ये मेरे से दोस्ती करे, हमारी बात आगे बढ़े, लेकिन जब लड़की मना कर देती है और बात आगे नहीं बढ़ पाती है तो क्या हो गया, अवसरों की प्रतिकूलता। जो चाहता है ऐसा करने का उसको अवसर नहीं मिल पा रहा है। किशोर चाहता है मैं क्लास में हूं तो मुझे सारे क्लास वाले मेरी बात को सुने, मेरा टीचर मुझे सुने, मेरी बात को स्वीकार करें, मेरे किए गए निर्णय के आधार पर सभी ऐसा करें, लेकिन ऐसा न तो क्लास समझती है, ना टीचर समझता है, ना परिवार समझता है उसकी बात को, तो क्या हो गया, अवसरों की प्रतिकूलता हो गई। एग्जाम्पल दिया मैंने केवल एक पक्ष में, किसी भी पक्ष में आप जाके सोचें, जब भी किशोर को अपनी इच्छाओं को पूरा करने का, अपने विचारों को पूरा करने का, अपनी अभिव्यक्तियों को उजागर करने का मौका नहीं मिलता है तो यह कहलाता है अवसरों की प्रतिकूलता। और इसका परिणाम क्या होता है, द्वंद्व उभर जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। वह कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि ये करूं कि ये करूं, दोनों के बीच की स्थिति बन जाती है। तो याद रखिए, जब भी किशोरों के साथ हम डील कर रहे हो तो उन्हें अवसर दें, जैसा वो चाहता है वैसा करने का अवसर दें। अगर आपको लगता है कि ये गलत काम करना चाहता है तो उसको समझाएं, बात करें, और उसको ऐसा करने से सीधा मना करने के बजाय समझाकर काउंसलिंग करके किसी और गतिविधि की ओर डाइवर्ट करें। उससे क्या होगा, वह डाइवर्ट हो जाएगा और जो अमुक चीज उसमें बन रही थी, जो आपकी नजर में नेगेटिव है, उसकी बजाय वह उसी गतिविधि को पॉजिटिविटी की ओर करने लगेगा, तो द्वंद्व नहीं बनेगा। आपने सीधा मना कर दिया, डांट दिया, लड़ लिए, पीट दिया, तो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि अवसर उसको नहीं मिल पाए अमुक चीज के लिए। आगे चलते हैं, सांस्कृतिक परिदृश्य एवं सामाजिक विकास के कारण किशोरों में तनाव पैदा हो जाता है। सांस्कृतिक परिदृश्य का मतलब हो गया जो संस्कृति, परिवेश उसके आसपास में है वो, और सामाजिक विकास, इन दोनों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट, आप याद करो पीछे हम जब सामाजिक विकास पढ़ रहे थे तो सामाजिक विकास में हमने क्या समझा था, दो चीजें होती हैं जिनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, द्वंद्व बनाम पहचान बनाम भूमिका की अवस्था। तो पहचान और भूमिका, इन दोनों के बीच द्वंद्व चलता रहता है, बनाम है, वर्सेस है बीच में। तो यहां पर क्या है, संस्कृति और सामाजिक विकास किशोरों में तनाव हो जाता है। तो किशोर समाज में, संस्कृति में जैसा अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहता है, जब ऐसे रेस्पॉन्सेज नहीं मिल पाते हैं तो किशोर तनावग्रस्त हो जाता है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है तथा संस्कृति के तौर तरीके सीखता है, वह सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया को ही हमने एक अलग तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है, एक बार फिर से देखिए। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है। मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होने का मतलब हो गया कि आज मैं किसी की मदद करूं तो कल वह मेरी मदद करेगा, आज मैं किसी के काम आऊं तो कल वह मेरे काम आएगा। तो ये क्या हो गया, परस्पर, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ। अगर इस तरह की भावना किशोर में है या हम किसी में है तो वह क्या हो जाएगा, मानव कल्याण हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति के भलाई के लिए, अच्छाई के लिए किया जाने वाला काम हो जाएगा। तथा संस्कृति के तौर तरीके सीखना, संस्कृति के तौर तरीके का मतलब, जब एक किशोर, एक बालक परिवार में है तो कैसा व्यवहार करना चाहिए, वही जब दोस्तों के साथ में है तो कैसा व्यवहार करना चाहिए, स्कूल में है तो कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये है सांस्कृतिक तौर तरीके, मान्यताएं, परंपराएं और धारणाएं। ये सब अगर किशोर में बनती हैं तो हम उस प्रक्रिया को कहेंगे सामाजिक प्रक्रिया, सोशलाइजेशन। अगला पॉइंट है सर, एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिग्भ्रमित का मतलब होता है जिसमें भ्रम हो गया है दो चीजों को लेकर, वह सही निर्णय नहीं कर पा रहा है, भ्रमित हो गया है। तो दिग्भ्रमित एक मानसिक स्थिति होती है, संवेगों और मानसिक स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ इश्यू होता है। जब दिग्भ्रमित की अवस्था हो जाती है तो किशोर का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, वह कुसमायोजन की ओर जाने लगता है या मानसिक विकार उसमें बनने लगते हैं, जिससे उसका व्यवहार नेगेटिव हो जाता है, परेशानियां महसूस करने लगता है।
ऐसी स्थिति से बच्चे को निकालने के लिए, किशोर को वहां पर सपोर्ट करने के लिए शिक्षक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं, उसके किसी अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करें। कोई किशोर ऐसा नहीं होगा जिसकी कोई गतिविधि, कोई व्यवहार, कोई तरीका, कोई कार्य अच्छा नहीं हो। चाहे दुनिया का बुरे से बुरा किशोर पकड़ के ले आइए, उसमें भी कुछ चीजें तो होंगी जो अच्छी हैं, जिनको समाज में मान्यता मिलती है, समाज की मान्यताओं के अनुरूप हैं। उन चीजों की प्रशंसा कीजिए। उससे क्या होगा, वह अपने पॉजिटिव पहलू की ओर आकर्षित होगा। जिसकी प्रशंसा हो रही है उन चीजों को लेकर वह विचार करने लगेगा, सोचने लगेगा। तो जो विचार नेगेटिव चीज में चल रहा था वह धीरे धीरे काय में कन्वर्ट होगा। जिस क्षेत्र की, जिस विशेषता की आपने प्रशंसा की उसकी ओर आएगा और बालक के मस्तिष्क में अपनी प्रशंसा को लेकर विचार बनने लगेंगे। तो वह स्वयं से लव करने लगेगा, अपने आप से प्रेम करने लगेगा, अपने आप को इंपॉर्टेंस देने लगेगा। और जब खुद से लव करने लगेगा, अपने आप को इंपॉर्टेंस देने लगेगा, अपने आप को भी अन्य की तरह से सामान्य या अच्छा मानने लगेगा, तो सिंपल सी बात है, इमीडिएट उसमें जो दिग्भ्रम बन रहा है, मानसिक परेशानी बन रही है, वो उड़नछू हो जाएगी, तुरंत गायब हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर ये करने की बजाय आपने उसको समझाने की कोशिश की, ज्ञान देने की कोशिश की, डराने की, धमकाने की कोशिश की, या कोई उसके साथ डील की, ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा या मैं ऐसा कर दूंगा, तो ये सारे के सारे तरीके टेम्परेरी हैं, अस्थायी हैं और बच्चे को और मानसिक परेशानियों को और धकेलने वाले तरीके हैं। ऐसे किसी तरीके को आप नहीं आजमाएं। ऐसे बालक के साथ बात करें, उसकी प्रशंसा करें, अप्रिशिएट करें। डेफिनेटली धीरे 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 उसके मन में जो क्लस्टर बन गया है नेगेटिव, वह रिलीज होने लगेगा और बालक सामान्य होने लगेगा। अगला पॉइंट है सर, संवेगों पर नियंत्रण करने के लिए बालकों को आत्मानुभूति का अभ्यास करवाना चाहिए। आत्मानुभूति होगा सेल्फ रियलाइजेशन। बालक अपने आप को महसूस करें, अपने आप की अनुभूति को खुद पहचाने। अगर ऐसा करने लगा तो यह क्या हो जाएगा, आत्मानुभूति हो जाएगा। और ऐसा करने से बालक के संवेगों पर नियंत्रण किया जा सकता है। कौन से संवेगों पर? जो नकारात्मक संवेग हैं, दुखकारी संवेग हैं, जिनके बनने से किशोर में दुख उत्पन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हमने डिस्कशन किए आज के सेशन में जो किशोरों को लेकर थे, बालक के विकास के विभिन्न पक्षों को लेकर थे। शिक्षक होने के नाते हमारी बाल विकास में स्कूल के दौरान क्या भूमिकाएं हैं उनको लेकर थे। इन सारी चीजों को हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही शैक्षिक महत्व है, यही एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है हमारे कंटेंट का, हमारे टॉपिक का। हमने किशोर के बारे में जो कुछ जाना, जो पढ़ा, जो समझा, अगर हम उसको व्यवहार में लेकर आते हैं तो यह उसकी उपयोगिता है, यह उसका अनुप्रयोग है। और आजकल के कंपटीशन में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सीटेट के पीछे के कुछ पेपर देखिए, रीट का लास्ट ईयर, इससे प्रीवियस पेपर देखिए। रीट के प्रीवियस पेपर में, सीटेट के पेपर्स में अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, स्पेशली हमारे वाले पोर्शन में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में। वो सारे के सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो व्यवहार पे डिपेंड होते हैं। और ये सारे प्रश्न आप तभी जवाब दे पाएंगे जब अपने आप को एक आदर्श शिक्षक के रूप में सोचना शुरू करेंगे। तो जब आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हों या इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हों तो अपने आप को स्टूडेंट नहीं मानकर एक टीचर मानना शुरू करो। स्कूल में लेकर जाओ अपने आप को और विजुअलाइजेशन करो कि मैं शिक्षक हूं, अब मैं किशोर को कैसे डील करने वाला हूं। इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो डेफिनेटली आई गारंटीड विद यू मोस्टली क्वेश्चन तो आपके विचार से ही सोल्व हो जाएंगे। आपके विचार बदले तो सोचने का तरीका बदल गया, सोचने का तरीका बदल गया तो वह तरीका आपके माइंड में आ जाएगा जो ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है और आपका आंसर सही हो जाएगा। ये सब चीजें कैसे बनेगी? आप लगातार मेरे साथ हैं, हम मिलकर चर्चाएं कर रहे हैं, हम बनाएंगे मिलकर सारी चीजों को, हमारे विचारों को बदलेंगे और सही मायने में एक शिक्षक के विचार कैसे होने चाहिए, इन सारी बातों को बनाएंगे। अगर ऐसा कर पाए, अगर हम ऐसा बदलाव अपने आप में कर पाए तो समझिए इस पेपर के 25% क्वेश्चन तो इस विचार से, इस एटीट्यूड से ही सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे के सारे कंटेंट बेस्ड नहीं होते, वो सारे के सारे इंटेंट बेस्ड होते हैं दोस्तों। और इंटेंट ऐसे ही बनता है। तो आज हमने यूनिट 1 को बाइंड अप किया है। यूनिट 1 की लगभग 30 क्लासेस, 30 सेशंस हमने लिए हैं। आपको लग रहा होगा कि इतना लंबा डिस्कशन यूनिट 1 पे क्यों किया गया। दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, जब मैंने सेशन चालू किया था, हमारे क्लासेस को शुरू किया था, तब भी मैंने बताया था कि हमारी 5 यूनिट्स हैं। उन 5 यूनिट्स में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल इंपॉर्टेंस वाले यूनिट है यूनिट 1। यहीं से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको बहुत रिच तरीके से डेवलप करने की कोशिश की। आप सारी बातों को ठीक से समझिएगा। जो पीपीटी में मैंने नोट्स बनाए हैं
इनको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा, समझिएगा। इसके बाद हम जब आगे क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे, जब बीच के क्वेश्चन आंसर हम सोल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव पे काम करेंगे, तो जो हमारी समझ बनी है वह समझ ऑब्जेक्टिव रूप में जब काम करेगी, आंसर के रूप में जब आने लगेगी, तो डेफिनेटली एक इस तरह का स्किल माइंड में बनेगा जो हमारे साइकोलॉजी वाले 30 क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर देगा और हम पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम यूनिट 1 के इस लास्ट सेशन को बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, जहां हम बात करेंगे यूनिट 2 को लेकर।